हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ जो काफ़ी एग्ज़ाम में आ चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। देखिए, जितने भी कंपटीशन होते हैं उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉमर्स के मैं लेके आया हूँ। चाहे आपका नेट का हो, चाहे यूपी हायर कमीशन का हो, कोई भी हो, टीजीटी पीजीटी, इन सभी के लिए आपके ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। A custom to be valid should be proved be immoral but may not be ancient। ठीक है, ये है आपका कस्टम टू बी वैलिड शुड बी प्रूव टू बी इमोरल बट मे नॉट बी एनिशियंट। इसका हिंदी में देखते हैं हम लोग। एक प्रथा के वैध होने के लिए इस स्मरण सिद्ध करना होगा, परंतु वह प्राचीन नहीं हो सकता है। तो ये जो मुझे लग रहा है, ये मुझे फर्स्ट जो है गलत लग रहा है आपका। दूसरा, न्याय निर्णय का सिद्धांत जो केवल प्रतिगत है वो रेशियो डेसिडेंट के रूप में जाना जाता है, ये सही है आपका। तो फर्स्ट गलत है, सेकंड रेशियो डेसिडेंट के रूप में जाना जाता है, ये आपका सही है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। टू बिकम ए डायरेक्टर इन ए कंपनी द पर्सन मस्ट ऑब्टेन। किसी कंपनी निदेशक बनने के लिए एक व्यक्ति को अनिवार्य से क्या प्राप्त करना चाहिए? तो क्या प्राप्त करना चाहिए? हमारे हिसाब से डिन प्राप्त करना चाहिए। अब डिन क्या है? ये डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर कहलाता है। तो डिन इसका होता है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, तो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये ध्यान रखिए, डिन का मतलब ये होता है। नेक्स्ट है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ महारत्ना इंडस्ट्री इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का महारत्न उद्योग नहीं है? तो OIL जो है आपका, एक मिनट रुकिए, OIL जो है आपका ये महारत्न नहीं है। तो महारत्न कौन कौन से हैं आपके, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि महारत्न और नवरत्न कौन कौन से होते हैं। चलिए देखते हैं। महारत्न आपके कौन कौन से हैं? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, कोल इंडिया, गेल, IOCL, NTPCL और सेल, ये आपके महारत्न कहलाते हैं। नवरत्न क्या कहलाते हैं? BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, NMDC लिमिटेड, पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसको ध्यान रखिए, आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। तो भारत के महारत्न कौन कौन से हैं? BHEL है, कोल इंडिया है, गेल है, OECL है, NTPC लिमिटेड है और आपका सेल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। अब देखिए, मैच द फॉलोइंग है, इसको देखते हैं हम लोग। पहला है आपका एक्सचेंज कंट्रोल, इसे कहते हैं हम लोग डोमेस्टिक फर्म्स में। तो एक्सचेंज कंट्रोल किसमें आएगा? डोमेस्टिक फर्म्स में आएगा। प्राइस कंट्रोल, तो प्राइस कंट्रोल कहाँ पे आएगा आपका? प्राइस मास कंजम्पशन प्रोडक्ट में आएगा। प्राइस कंट्रोल क्या आएगा? मास कंजम्पशन प्रोडक्ट में आएगा। इंपोर्ट कंट्रोल, तो इंपोर्ट कंट्रोल एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो ये कहलाएगा आपका एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसे कहेंगे प्रतिकूल BOP। अब लेजिस्लेटिव कंट्रोल, ये इंडस्ट्रियल लोकेशन में आएगा। तो लेजिस्लेटिव कंट्रोल क्या आएगा? इंडस्ट्रियल लोकेशन में आएगा। ठीक है, तो एक्सचेंज कंट्रोल किस में आएगा? डोमेस्टिक फर्म्स में आएगा।
प्राइस कंट्रोल किस में आएगा? आपका कंजम्पशन प्रोडक्ट में आएगा। और इंपोर्ट कंट्रोल कहाँ से आएगा? एडवर्स बीओपी में आएगा। और लेजिस्लेटिव कंट्रोल कहाँ पे आएगा? आपका इंडस्ट्रियल लोकेशन में आएगा। प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, तो प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन किस में आएगा? तो प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन प्रोविज़न में आएगा। ठीक है। लाइव स्टॉक फिक्स एसेट में, लाइव स्टॉक मतलब जो पशु होते हैं वो फिक्स एसेट में आते हैं। सन्डी डेटर्स करंट एसेट में आते हैं। इंटरेस्ट एक्रूड ऑन अनसिक्योर्ड लोन्स किस में आते हैं? अनसिक्योर्ड लोन्स में आते हैं। तो ये जो है आपका बहुत ही इजी है, आप कर लेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, ABCR पार्टनर्स। ABC एक फर्म के साझेदार हैं जो 4:3:2 के अनुपात में लाभ हानि के बंटवारे करते हैं। डी को साझेदारी में सम्मिलित होने पर सहमत करते हैं। उन्हें 1/8 हिस्सा प्रदान किया गया। तो ये क्वेश्चन तो पिछले भी करा चुके हैं, तो ये आप देख सकते हैं। थोड़ा साइज बढ़ा देता हूँ। अगर जो है डी आ रहा है तो डी का हिस्सा क्या है? 1/8। तो कितना बचेगा? 1 - 1/8 = 7/8 बचेगा। ठीक है। अब ए का हिस्सा क्या हो जाएगा? ए का हिस्सा हो जाएगा 7/8 इंटू आपका ए का हिस्सा कितना? 4 3 9 4 3 7 7 2 9 4/9 कर लीजिए। ठीक है। तो ये आ जाएगा 7 चौको 28 और 8 9 63 28/63 आ जाएगा। अब ऐसे बी का निकाल लीजिए। बी का हिस्सा क्या होगा? बी का हिस्सा होगा 7/8। ठीक है। इंटू 4 3 7 2 9 3/9। तो वह आ जाएगा 7 3 21। तो मुझे आंसर इसका बी, देखिए बताता हूँ, बी सही लग रहा है। तो आंसर 28 21 आएगी, आप निकाल लेंगे। बी आपका आंसर लमसम सही आएगा। ठीक है। इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं, देख लीजिए। ठीक कर लेंगे, ये पिछले पेपर में कराया था हमने, आराम से जाएगा आपका। निम्नलिखित फाउंड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, फाइंड आउट द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट मस्ट बी सोल्ड बाय द फर्म तो अनप्रॉफिट ₹80,000 पर यूनिट। सेल्स प्राइस कितना दिया है? तो सेल्स प्राइस आपका दे रखा है 25 पर यूनिट। और वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दे रखी है 12 पर यूनिट। और वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट दे रखी है 3 पर यूनिट। फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स 5 लाख और फिक्स सेलिंग 3 लाख कॉस्ट आ रही हैं। तो प्रॉफिट आ रहा है 80,000। ठीक है। फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड से फिक्स सेलिंग प्राइस है, फिक्स फैक्ट्री ओवर 5 लाख है और फिक्स सेलिंग प्राइस कॉस्ट 3 लाख रुपये। ठीक। तो इसका जो आएगा आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है सोल्ड बाय द फर्म टू अनप्रॉफिट 80,000, फाइंड आउट दी नंबर ऑफ यूनिट्स। चलिए करते हैं। नंबर ऑफ यूनिट्स इक्वल टू आपका जितने भी एक्सपेंसेस हैं, तो एक्सपेंसेस कितने आ रहे हैं आपके? 5 लाख प्लस 3 लाख, ये एक्सपेंसेस हो गए, प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है? प्लस 80,000। ठीक है।
और आपका जो है प्रति सेल्स पर यूनिट जो आ रही है वो आ रही है आपकी सेल्स प्राइस आ रही है, सेल्स प्राइस माइनस आपका वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। तो ये सेल्स प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट कर देंगे तो सेल्स प्राइस आ रही है आपकी 25 यूनिट्स और वेरिएबल कॉस्ट टोटल आ रही है 15 यूनिट्स। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं 25 माइनस 15। तो ये आप 10 हो गया और इनको जोड़ के आप भाग दे देंगे तो उसका आंसर आ जाएगा। तो उसका आंसर हमारे हिसाब से आ रहा है 88,000। कितना आ रहा है? 88,000। तो ये आएगा 88,000। ठीक है, इसका आंसर ये आएगा। तो इसको करिएगा, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं, इजी क्वेश्चन है, कॉस्ट अकाउंट का है। इसका देखिए ये आंसर दिया हुआ है, आंसर देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, ये आंसर पूरा आप देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैश फ्लो। तो इसमें कौन कौन से कैश फ्लो नहीं है? डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, हाँ ये है, ये कैश इनफ्लो जो है ये नहीं है। लेनदारों में कमी जब आएगी तो कैश इनफ्लो में नहीं आएगा। डिक्रीज इन डेटर्स, देनदारों में कमी आएगी तो ये गलत है, नहीं है, लेकिन कैश इन्फ्लो को माना जाएगा। इशू ऑफ शेयर्स, हाँ इशू ऑफ शेयर से कैश इन्फ्लो होगा। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, इससे भी कैश इन्फ्लो होगा। तो ये गलत है, ए का सही आंसर है। ठीक है, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स। अब मैचिंग है, देखिए मैच हमने इसका आंसर बता दिया है। डाक टिकट मूल्यन, इसे क्या कहेंगे? विभेदात्मक मूल्यन। हानि नेतृत्व, उत्पाद श्रेणी मूल्यन। आर्थिक क्षमता, औसत सीमांत लागत की समानता। संचय क्षमता, स्थिर औसत एवं सीमांत लागत। ठीक है, इसको देख लीजिए। तो डाक टिकट मूल्यन क्या है? विभेदात्मक मूल्यन है। हानि नेतृत्व क्या है? उत्पाद श्रेणी मूल्यन है। आर्थिक क्षमता क्या है? औसत एवं सीमांत लागत की समानता है। और संचय क्षमता क्या है? स्थिर औसत एवं सीमांत लागत है। ठीक है, इसको देख लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। गॉसन के प्रथम नियम में व्यक्तियों का उपभोग व्यवहार में अप्रत्यक्ष रूप में लागू होता है, तो ये गलत है। यह बाजार में वस्तु सेवा की मांग को एक महत्वपूर्ण धारक है, ये सही है। तो गॉसन जो है बाजार में वस्तुओं और सेवा की मांग का एक महत्वपूर्ण धारक है, ये सही है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट दिया है क्वेश्चन आपका, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं फिर इसमें आंसर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। समान वितरण की विशेषता नहीं है। मीन मीडियन मोड आदि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल। ठीक है भाई, मीन मीडियन मोड बराबर रहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। नेक्स्ट आइए। टू टेल्स ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व एक्सटेंड टू इन्फिनिटी बोथ डायरेक्शन बट नेवर टच द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हाँ, ये दोनों हॉरिजॉन्टल एक्सिस टच नहीं करते हैं, ये भी सही है और ये भी सही है। अब आते हैं सी में। फॉर डिफरेंट वैल्यू स्टैंडर्ड डिवीजन द हाइट ऑफ द मीन ऑर्डिनेट रिमेन्स द सेम। प्रभाव विचलन के अलग अलग मूल्यों के लिए माध्य कोटि की ऊंचाई समान रहती है, ये गलत है। द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कांस्टेंट ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एन एक्स एन एस डी। द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेट्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एन एक्स एन एस डी। समान वितरण के स्वतंत्र अवरोधों की संख्या एन एक्स और एस डी होती है। हाँ बिल्कुल सही है, तो आपका डी भी सही है। तो इसमें कौन सा गलत है? इसमें आपका सी गलत है। एक मिनट रुकिए, कौन सा गलत है? सी गलत है और ए बी डी सही है। चलिए आइए नेक्स्ट आते हैं। फिर मैच द फॉलोइंग आ गया है। कंटिजेंसी कोफिशिएंट ऑफ एनी साइज ऑफ द कंटिजेंसी टेबल। देखिए इसको, तो पहले का आंसर आपका जो है क्या सही है? पहले का आंसर डी सही है। डी नहीं, सॉरी गलत में बता दिया। पहले का आंसर आपका सही है सी।
एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एन, अंडर रूट में रहेगा। स्टैटिस्टिकल नंबर 2 देखिए, स्टैटिस्टिकल अप्रोच टू डिसाइड साइज ऑफ सैंपल। तो साइज ऑफ सैंपल चेक करने के लिए जेड स्क्वायर एच डी स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर होता है, सही है। और ना ये फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीपल, फाइनाइट पॉपुलेशन के लिए ये लगता है फॉर्मूला अंडर रूट एन माइनस एन अपॉन एन माइनस, जब स्टैंडर्ड एरर निकालते हैं तो हम लोग फाइनाइट पॉपुलेशन के अंडर रूट एन ये इसको मल्टीप्लाई करते हैं, अंडर रूट एन माइनस एन अपॉन अंडर रूट एन माइनस वन। स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, तो उसका फॉर्मूला ये है, सही है, एच डी अपॉन अंडर रूट एन। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आइए। निम्नलिखित में कौन ऐसा मानसिक दक्षता, यथार्थता परीक्षण और नैतिक निर्णय का उपकर्ष है जो समूह में रखने दबाव का परिणाम है? तो ये है समूह सोच, ग्रुप थिंक। तो कौन सा ऐसा मानसिक दक्षता, यथार्थता परीक्षण और नैतिक निर्णय का उपकर्ष है जो समूह में रहने के दबाव का परिणाम है, इसे कहते हैं ग्रुप थिंक। ये क्वेश्चन करा चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग फील्डर के नेतृत्व के आकस्मिक प्रतिरूप के अनुसार स्थिति को अनुकूल निम्नलिखित में किसके संयोजन निर्भर करता है? तो नेता सदस्य संबंध होते हैं इसका आंसर, नेता स्थिति की शक्ति और कार्य ढांचे की मात्रा। तो नेता सदस्य संबंध, दूसरा है नेता की स्थिति की शक्ति और कार्य ढांचे की मात्रा। तो फील्डर के नेतृत्व के आकस्मिक प्रतिरूप के अनुसार स्थिति का अनुकूलन निम्नलिखित में किसके संयोजन निर्भर करता है? तो नेता सदस्य संबंध, नेता की स्थिति की शक्ति और कार्य ढांचे की मात्रा। ठीक है, 3 आंसर सही है इसके। नेक्स्ट आइए, किस इकाई प्रभाग के उच्च स्तर पर एक ऐसा सर्वोच्च निकाय जो गुणवत्ता मॉडल के कार्यचालन का पर्यवेक्षण करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्टीयरिंग कमेटी, संचालन समिति कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं? स्टीयरिंग कमेटी। तो किसी इकाई प्रभाग के उच्च स्तर पर एक ऐसा सर्वोच्च निकाय जो गुणवत्ता मंडल के कार्यचालन का पर्यवेक्षण करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्टीयरिंग कमेटी। ठीक है, नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में कौन सा कार्य नैतिक प्रक्रिया निर्धारण के व्यावसायिक साधन से संबंधित है? तो ये है व्यावहारिक साधन संबंधित, निम्नलिखित में कौन सी कार्य की नैतिक प्रक्रिया निर्धारण के व्यवहारिक साधन संबंधित है? ये है आपका नॉर्मेटिव इथिक्स, जिसे कहते हैं हम लोग आदर्श मूलक नीति शास्त्र। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में कौन सा बाजार रणनीतियों का प्रयोग उत्पाद जीवन चक्र की समृद्धि अवस्था में नहीं किया जाता है? तो ये कहता है जागरूक और परीक्षण संप्रेषण का उपयोग करना, इसमें नहीं किया जाता। किया किसमें जाता है? गुणवत्ता में सुधार की और नई विशेषताएं जोड़ना, उत्पाद के नए प्रतिरूपों को जोड़ना, नए बाजारों खंडों में प्रवेश करना। तो इनमें जो है समृद्धि अवस्था से ग्रोथ स्टेज कहते हैं, ए बी सी में किया जाता है, लेकिन नहीं किसमें किया जाता है? जागरूकता और परीक्षण संप्रेषण का उपयोग करना। ठीक है, निम्नलिखित में कौन पूर्ववर्ती सदस्यों से वस्तु का हक और कब्जा दोनों ही लेता है, उन्हें उत्तरवर्ती सदस्यों को देता है? तो ये अभिकर्ता मध्यस्थ है, व्यापारी मध्यस्थ है। Who among the following take both the title and possession of goods from the preceding members and channelize them to the subsequent members? तो ये आपका एजेंट इंटरमीडिएट है, मर्चेंट इंटरमीडिएट है। तो ये दोनों आंसर सही हैं आपके। निम्नलिखित में कौन सेवा गुणवत्ता निर्धारक नहीं है? तो कौन निर्धारक नहीं है? संवेदनशीलता। संवेदनशीलता से सेवा की गुणवत्ता के निर्धारण नहीं होता, सेंसिटिविटी से कभी भी नहीं होता है। सेवा की गुणवत्ता निर्धारक कौन कौन? रिलायबिलिटी हो सकता है आपका, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है और एश्योरेंस हो सकता है। लेकिन जब नहीं की बात आती है सेंसिटिव, इसमें आंसर सही आता है। तो रिलायबिलिटी सही है। अगर सेवा गुणवत्ता की बात करें, सेवा गुणवत्ता कौन कौन से? रिलायबिलिटी सही है और आपका अनुक्रियाशीलता सही है और आश्वासन सही है। एक फर्म के विक्रय में 74 लाख परिवर्तनशील लागत है, 40 लाख स्थायी लागत है
स्थायी लागत 8 लाख है, तो एक फर्म के विक्रय में 74 लाख, एक फर्म का विक्रय 74 लाख में हो रहा है, परिवर्तनशील लागत 40 लाख है, तो परिवर्तनशील लागत वेरिएबल कॉस्ट हो गई, और फिक्स कॉस्ट 8 लाख, तो फर्म का परिचालन ऑपरेटिंग लीवरेज क्या होगा? तो हम लोग क्या जानते हैं, ऑपरेटिंग लीवरेज होता है अंशदान अपॉन EBIT, तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लिखवा हमने ऑपरेटिंग लीवरेज का, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट, तो उसमें वैल्यू रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा C 1.31। तो ध्यान रखिए ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। फिर से देख लीजिए ऑपरेटिंग लीवरेज का, ऑपरेटिंग लीवरेज सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट, ये फॉर्मूला पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 1.13। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पूंजी बचत निर्णय या फाउंड द फॉलोइंग टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बस्टिंग डिसीजन इंडिकेट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्काउंटिंग टेक्निक। तो उसके कौन कौन से हैं, एक आपका है प्रोबेबिलिटी इंडेक्स, एक है नेट प्रेजेंट वैल्यू, और एक है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न नहीं आता है। तो पूंजी बचत निर्णयों के निम्नलिखित में तकनीकों में से कटौती तकनीक का सही संयोजन इंगित करिए। तो प्रोबेबिलिटी इंडेक्स, आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इनसफिशिएंट वर्किंग कैपिटल में रिजल्ट इनटू विच कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में कौन सा संयोजन अपर्याप्त कार्यशील पूंजी का परिणाम हो सकता है? तो कौन हो सकता है, फेलियर टू अडॉप्ट टू चेंजेस, नंबर 2 रिड्यूस एबिलिटी ऑफ ट्रेड एंड कैश, रिड्यूस वॉल्यूम ऑफ सेल्स, ठीक है। तो इसका आंसर परिवर्तन के अनुरूप ढालने में विफलता, ठीक है। नंबर 3 आएगा व्यापारिक एवं नकद छूटों की उपलब्धता में कमी और विक्रय मात्रा में कमी। तो इनसफिशिएंट वर्किंग कैपिटल में रिजल्ट इनटू विच कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग, अगर मान लीजिए वर्किंग कैपिटल आपका इनसफिशिएंट है तो क्या क्या हो सकता है? तो परिवर्तनों के अनुरूप ढलने की विफलता, मतलब परिवर्तन हो रहा, वर्किंग कैपिटल है ही नहीं, आपको परिवर्तन करना है अपने फर्म में या अपनी दुकान में, तो वर्किंग कैपिटल कहाँ कर पाएंगे? संस्था के ऋण प्राप्ति योग्यता में वृद्धि, तो ये तो नहीं होगा भैया। तीसरा है व्यापारिक नकद छूटों की उपलब्धता में कमी, जब वर्किंग कैपिटल नहीं है तो आपके व्यापारिक नकद छूटों में उपलब्धता में कमी आएगी, विक्रय मात्रा में भी कमी आती चली जाएगी, कोई माल कम होता चला जाएगा। तो संस्था की ऋण प्राप्ति योग्यता में वृद्धि, एनहेंसमेंट इन क्रेडिट वर्दनेस ऑफ द फर्म, ऐसा कुछ नहीं है, आपको लोन नहीं मिल रहा है, क्या कर सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट आइए, विच कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द assumption द वॉल्टर्स डिविडेंड मॉडल, निम्नलिखित कौन संयोजन वॉल्टर के लाभांश मॉडल की मान्यता प्रतिनिधित्व करता है? तो कौन कौन से? द कंपनी हैज़ वेरी लॉन्ग और परपेचुअल लाइफ, ठीक है भैया। आर अर्निंग्स आर इधर री इन्वेस्टेड इंटरनली और डिस्ट्रीब्यूटर्स एज डिविडेंड, ये भी सही है। देयर इज नो फ्लोशन और कॉस्ट ऑफ द कॉस्ट फॉर द कंपनी, ये गलत है। द कॉस्ट ऑफ द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो कंपनी का दीर्घकालीन सतत रहेगा, बिल्कुल सही। सभी आय या तो व्यवसाय में पुनर्विजित होती हैं या लाभांश के लिए वितरित होती हैं, ठीक है। कंपनी के लिए कोई निर्गम लागत नहीं, ये गलत है। कंपनी पूंजी लागत स्थिर है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, जॉब स्पेसिफिकेशन। तो ये क्या है जॉब स्पेसिफिकेशन? अ लिस्ट ऑफ ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। जॉब
डिस्क्रिप्शन, तो ये क्या है आपका अ लिस्ट ऑफ जॉब ड्यूटीज। थर्ड है अ लिस्ट ऑफ जॉब ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिपोर्टिंग, रिलेशनशिप, वर्किंग कंडीशन एंड सुपरवाइजरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जॉब एनालिसिस क्या है? जॉब एनालिसिस लिस्ट ऑफ ह्यूमन रिक्वायरमेंट है, ठीक है, इसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट आते हैं, ऐसी प्रशिक्षण पद्धति जिसमें पहले प्रशिक्षु को किसी चलचित्र में अच्छे प्रबंधन पद्धतियाँ दिखाई जाती हैं, अनुरूप स्थिति में भूमिका अदा करने के लिए कहा जाता है, उसके पश्चात प्रतिपुष्टि दी जाती है एवं उसके प्रशिक्षक द्वारा प्रशंसा की जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग आपका बिहेवियर मॉडलिंग। क्या कहते हैं? बिहेवियर मॉडलिंग। इसका आंसर ए सही होगा। तो इंग्लिश वाला क्वेश्चन में देख लीजिए आप लोग, अ ट्रेनिंग टेक्निक इन विच trainers are first shown good management technique in a film, are asked to play role in a simulated situation and are then given feedback and praise by their supervisor is known as, तो उसे कहते हैं बिहेवियर मॉडलिंग, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू बैंकिंग इन इंडिया। फॉर मैनी ईयर्स दी प्रेसिडेंसी बैंक्स हैड एक्टेड एज क्वाजी सेंट्रल बैंक, सही है भाई। द बैंक ऑफ हिंदुस्तान वाज लिक्विडेटेड ड्यूरिंग 1829 to 32, सही है। जनरल बैंक ऑफ इंडिया वाज एन अनसक्सेसफुल बैंक एंड वाज डिसॉल्व इन 1791, ये भी सही है। बैंक ऑफ कलकत्ता वाज रीनेम इन अ बैंक ऑफ बंगाल इन 1921, ये गलत है, ठीक है। क्वेश्चन देख लिया। फॉर मैनी ईयर्स द प्रेसिडेंसी बैंक्स हैड द एक्टेड एज क्वाजी सेंट्रल बैंक, द बैंक ऑफ हिंदुस्तान वाज लिक्विडेटेड ड्यूरिंग 1829 to 32, जनरल बैंक ऑफ इंडिया वाज अनसक्सेसफुल बैंक एंड वाज डिसॉल्व इन 1791। तो कई वर्ष तक प्रेसिडेंसी बैंकों ने अर्ध केंद्रीय बैंकों के रूप में कार्य किया, सही बात है। द बैंक ऑफ हिंदुस्तान को वर्ष 1829 से 32 दौरान परिसमाप्त कर दिया गया, ठीक है। भारत का जनरल बैंक एक असफल बैंक था और उसे वर्ष 1791 भंग कर दिया गया, ये भी सही है। बैंक ऑफ कलकत्ता नाम वर्ष बैंक ऑफ बंगाल रखा गया, तो हमारे हिसाब से बैंक ऑफ कलकत्ता का नाम क्या रखा गया था? क्या रखा गया था बैंक ऑफ कलकत्ता का नाम? चलिए आपको बताएंगे। इसको देख लीजिए आप, इंपीरियल बैंक था, हमें याद आ रहा था इंपीरियल बैंक जो है बैंक ऑफ कलकत्ता का नाम वर्ष 1921 में इंपीरियल बैंक रखा गया था, मुझे लग रहा था यही है। चलिए नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में विच कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इंडिकेट क्वांटिटेटिव मेथड्स ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रेडिट क्रिएशन प्रैक्टिस बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये क्या क्या है? बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, वेरिएबल रिजर्व रेशियो, ठीक है। क्रेडिट रेशनिंग नहीं है, तो उसमें क्या क्या है? निम्नलिखित कौन संयोजन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा व्यवहार में लाए गई साख सृजन नियंत्रण की मात्रात्मक पद्धतियाँ इंगित करती हैं? बैंक दर, मुक्त बाजार, क्रियाकलाप, परिवर्तनशील संचय अनुपात, ये तीनों आंसर सही हैं। ठीक है, आज इतने वीडियो रखते हैं। धन्यवाद। हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और जो है शेयर कीजिए।